नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और आज मेरे साथ खबरों की चर्चा करने के लिए मौजूद है जाने माने खेल पत्रकार रविकांत। रवि, स्वागत है आपका। धन्यवाद सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज ईगा स्वितेक का मुकाबला ओंस जयपुर से। एशिया कप क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में कल पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान एरॉन फिंच ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, और भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना चोट के कारण आगामी डेविस कप टेनिस मुकाबले से हटे। स्पोर्ट्स स्कैन में सबसे पहले बात क्रिकेट की। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में कल पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। फाइनल मुकाबला होगा ये मैच भारतीय समय अनुसार दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 से खेला जाएगा। पाकिस्तान और श्रीलंका ने एक दूसरे के खिलाफ T20 में कुल 22 मैच खेले हैं, जिसमें 13 मैच में पाकिस्तान ने जीत हासिल की है, तो वहीं श्रीलंका ने 9 मैच जीते हैं। इससे पहले कल सुपर 4 के आखिरी मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 5 विकेट से पराजित किया। रविकांत, हालांकि मुकाबला कल फाइनल होगा, लेकिन कल अगर बात की जाए तो शायद फाइनल की एक रिहर्सल थी, जिस रिहर्सल में श्रीलंका ने विजय हासिल की। लेकिन इस विजय को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेगी श्रीलंका, क्योंकि फाइनल मैच का अपना एक अलग अहमियत होती है और अपना एक अलग प्रेशर होता है। और दोनों टीमों को पता था कि इस मैच में कोई खास कुछ है नहीं रखा हुआ, क्योंकि दोनों टीमें पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी थी। इसलिए कर्टन रेजर था, एक प्रैक्टिस दोनों के लिए अच्छा था। और ये अच्छा लगा कि दोनों टीम के बॉलर्स ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया। बल्लेबाजों के लिए दिन अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन बॉलर्स ने काफी वैरायटी दिखाई, ये सबसे अहम बात है। रवि, कल के मुकाबले की बात करें तो पाकिस्तान की ओर से बाबर आजम ने कुल 30 रन बनाए, जो कि हालांकि फॉर्म में नहीं चल रहे थे पूरे एशिया कप के अंदर। भारत के खिलाफ भी नहीं, श्रीलंका के खिलाफ भी नहीं। देखिए, बाबर आजम के साथ इसे कहते हैं कि कुछ वैसा ही घट रहा था जैसे कि हम कुछ समय पहले, आज से कुछ महीने पहले विराट कोहली के साथ देख रहे थे। आप अच्छे शॉट्स खेल रहे हैं, आप अच्छी टाइमिंग की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें आपसे छोटी छोटी गलतियां हो जा रही हैं, जिस कारण से विकेट गंवा रहे थे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल थोड़ा समय बिताया है जो क्रीज पर, उससे उनको काफी आत्मविश्वास मिलेगा। वहीं ऑन द कॉन्ट्रेरी फखर जमान, जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, सिर्फ 13 रन बनाकर ही चलते बने। ये क्रिकेट का खेल है, इसमें एक दिन आप हीरो अगले दिन जीरो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फखर जमान को ये पता है कि ही इज अ बिग मैच प्लेयर। हाँ, मैं यही देख रहा हूं कि रिजवान और फखर जमान ये दोनों ही फाइनल में बहुत ही की प्लेयर्स होंगे। और इसके अलावा आसिफ वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि मैच का रुख पलट सकता है। हालांकि आसिफ अली कल बिना कोई रन बनाए आउट हो गए। नहीं, आसिफ अली के साथ मुश्किल यह है कि वो बहुत नीचे बैटिंग करते हैं। 7 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, और ज्यादा उन्हें मौके मिल नहीं रहे। लेकिन जब भी मौके मिले हैं, उन्होंने खासतौर पर प्रेशर सिचुएशन में उन्होंने परफॉर्म किया है, ये अहम बात है। श्रीलंका की गेंदबाजी की बात करें तो पहले ही ओवर से श्रीलंका की गेंदबाजी ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को बांध के रखा। एक कमी जो नजर आई वो श्रीलंका की गेंदबाजी में, उन्होंने लगभग 17 जो है वो एक्स्ट्रा दिए हैं। अगर ये 17 एक्स्ट्रा नहीं दिए होते तो पाकिस्तान का स्कोर जो था वो करीब 102, 103 के आसपास ही होता। देखिए, एक्स्ट्राज का ये कुछ ट्रेंड मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बॉलर्स से क्यों इतनी ज्यादा वाइड्स हो रही हैं। या तो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि बैट्समैन की पहुंच से दूर रखा जाए बॉल को, और उसमें गलतियां हो रही हैं। लेकिन बहरहाल इस बात पे सभी टीमों को, सिर्फ पाकिस्तान श्रीलंका नहीं, भारत, अफगानिस्तान, सबको इस बात पे काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि आपके वाइड्स इस लेवल पे इतने ज्यादा नहीं होने चाहिए। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया कल श्रीलंका ने। क्या यही गेंदबाजी कल भी नजर आएगी? सबसे अहम 2 स्पिनर्स हैं उनके, हसरंगा और तीक्ष्णा। अगर ये दोनों अगर रन नहीं दिया तो फिर पाकिस्तान बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी। अहम बात यह है कि तीक्ष्णा शुरुआत करते हैं और उसके बाद मिडिल ओवर्स में हसरंगा प्रेशर बनाते हैं। तो दोनों, अच्छी बात यह है कि उनका शनुक जो कप्तान है श्रीलंका के, वो एक साथ इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, एक के बाद एक करते हैं, जिस कारण से उनको 8 ओवर लगातार स्पिन
आप पावर प्ले से शुरू करके लगभग एंड ओवर तक पहुंच जाते हैं। जी रवि, बॉलर्स के पास केवल 4 ओवर होते हैं और लगभग देखा गया है कि 2-2 के स्पेल में डालते हैं और करीब कई बार तो होता है कि पहला स्पेल सिर्फ 1 ओवर का ही होता है अगर पहले ओवर में उनके रन पिट जाते हैं। ऐसे में कप्तान के लिए काफी मुश्किल रहता है, तो बॉलर के पास बहुत कम वक्त रहता है। ऐसे में क्या कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो शुरू के स्पेल में और आखिर के स्पेल में अपने आप को बांट सके? देखिए, सीधी सी बात है, आपको अपनी बेसिक डिसिप्लिन के ऊपर बने रहना पड़ेगा। लाइन एंड लेंथ अगर आप अपनी बरकरार रखेंगे तो जाहिर है कि आप रन कम देंगे। जी। आप जब ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करने लगते हैं, चाहे वो स्पिनर हो चाहे वो तेज गेंदबाज हो, अगर आप ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करने लगते हैं तो बल्लेबाज को मौके मिल जाते हैं हाथ खोलने के, कंधे खोल के आपको शॉट लगाने। दुबई में फाइनल है, बड़ा ग्राउंड है और इसी कारण से मैं समझता हूं कि स्पिनर्स बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाएंगे। श्रीलंका की बल्लेबाजी की बात करते हैं। श्रीलंका के 2 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे। मैच एकदम रोमांच आ गया था, लग रहा था कि शायद ये मैच श्रीलंका के हाथों से निकल जाए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी आप की पारी को संभाला है, कल क्या लगता है अगर स्कोर की बात करें तो अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करती है या पाकिस्तान पहले बैटिंग करती है, कितना स्कोर दोनों टीमें डिफेंड? देखिए, दोनों टीमों की कोशिश यही रहेगी कि 175-180 तक पहुंचा जाए। बल्लेबाजी, जो भी पहले बल्लेबाजी करेगा चाहेगा कि 175-180 का टारगेट बनाए ताकि उसको बॉलर्स उसको डिफेंड कर पाए, क्योंकि 150 और 160 के करीब अगर आप रहेंगे तो दुबई की पिच पर ये रन चेज कर पाना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। भारतीय टीम की एक बार फिर बात कर लेते हैं। भारतीय टीम ने जिस तरह से एशिया कप में परफॉर्म किया है, बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा है। दोनों ही बड़ी टीमों के आगे हमने घुटने टेक दिए थे, हालांकि पाकिस्तान से हमने एक मैच जीता था। भविष्य में अब जब आगामी सीरीज आ रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ, दक्षिण अफ्रीका के साथ, क्या कुछ लगता है किसी यही टीम कैरी फॉरवर्ड होगी या कुछ नए चेहरे दिखने को मिलेंगे या पुराने चेहरों को ही हम दोबारा से टीम में जगह देंगे और आगे बढ़ेंगे? देखिए, बैटिंग में कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं नजर आ रही है, क्योंकि आप 175-180 रन बना रहे थे। जी। मुश्किल ये थी कि आप इन रनों को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। और अगर आप देखें बॉलिंग लाइनअप तो आपके फ्रंट लाइन न्यू बॉल बॉलर्स वहां मौजूद नहीं थे। जी। जसप्रीत बुमराह नहीं थे, मोहम्मद शमी नहीं थे, हर्षल पटेल नहीं थे, तो इस कारण से जो आपकी फ्रंट लाइन फास्ट बॉलिंग है वो मौजूद नहीं थी। एक प्लेयर के ऊपर आप बहुत ज्यादा निर्भर हो रहे थे, वो थे भुवनेश्वर कुमार। हार्दिक पांड्या आपके 5th बॉलर हैं, वो आपके फ्रंट लाइन बॉलर नहीं है। आप कभी भी उनको फ्रंट लाइन बॉलर नहीं मान सकते, वो आपके 5th बॉलर हैं। और उनके ऊपर अगर आप इतना ज्यादा निर्भर करेंगे कि आपको वो टॉप में या एंड ओवर्स में बॉलिंग करें तो फिर इंडियन टीम मुश्किल में आएगी। और इसी कारण से जो फ्रंट लाइन रेगुलर बॉलर्स हैं उनका होना बेहद जरूरी है। रवि, इसका अर्थ तो ये हुआ अगर जसप्रीत बुमराह और शमी की टीम में वापसी होती है तो भुवनेश्वर को जगह मिलना मुश्किल हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि भुवनेश्वर या अर्शदीप दोनों में से किसी को भी की गुंजाइश बन पाएगी वर्ल्ड T20 में। स्पिन अटैक में किन भारतीय खिलाड़ियों को आप देखना पसंद करेंगे? अश्विन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स के ऊपर अटैक अच्छा करते हैं। और उसके अलावा यजुवेंद्र चहल, कुलदीप यादव को अब T20 में शामिल नहीं किया जाता है। वैसे अच्छे बॉलर हैं नो डाउट, लेकिन कुछ कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है जिस कारण से अब वो T20 की रनिंग से बाहर हो गए हैं। एशिया कप में 2 चीजें और देखने को मिली रवि। एक स्लॉपी फील्डिंग ऑफ इंडियन प्लेयर्स, बहुत ही खराब फील्डिंग की थी, चाहे हम कप्तान की बात करें चाहे हम लोअर ऑर्डर की बात करें। और सेकंड थिंग, विराट कोहली 3 साल बाद कोई एक बड़ा स्कोर करते हैं। क्या ये भारतीय टीम के लिए क्रेडिटेबल होगा, अच्छा रहेगा क्या? नहीं, सबसे अच्छी बात यह है कि बैटिंग में हम किसी एक प्लेयर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हम अलग अलग प्लेयर स्कोर कर रहे हैं। पहले मैच में आपको जाडेजा और पांड्या की पार्टनरशिप थी जी। सेकंड मैच में आप को फिर से मिडिल ऑर्डर में अच्छा मैच खेला था सूर्य कुमार यादव ने। तो ये दिखा रहा है कि आप किसी एक प्लेयर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, विराट कोहली इज अ ग्रेट प्लेयर, नो डाउट अबाउट इट, और अच्छा फॉर्म में आ गए, इससे अच्छी और खबर नहीं हो सकती है भारतीय टीम के लिए। लेकिन बल्लेबाजी में आप किसी एक प्लेयर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि आपके पास 5-6 ऐसे मैच विनर्स हैं जो कि मैच का रुख पलट सकते हैं। वही मैं कह रहा हूं कि बार बार आप 175-180 बना रहे हैं, डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं।
अभी स्टेटमेंट केएल राहुल की आई थी। केएल राहुल ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि अगर आपको ओपनिंग से हटा दिया जाए, विराट कोहली और रोहित शर्मा ओपन किया जाए, तो उन्होंने कहा था कि क्या मुझे बैठा दिया जाएगा या मैं बैठ जाऊं। कहीं कंट्रोवर्सी नजर आती है टीम में? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। अभी भी मैं समझता हूं कि विराट कोहली के ऊपर ओपनिंग का दबाव नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ओपनर की एक मेंटालिटी अलग होती है। जो ओपनिंग बैटर होता है उसको न्यू बॉल खेलने का एक सलीका होता है जो आपने कभी किया नहीं है अपने पूरे करियर में। जी। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के एक दिवसीय और टी20 के कप्तान एरॉन फिंच ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। फिंच न्यूजीलैंड के साथ कल खेले जाने वाले तीसरे एक दिवसीय मैच के बाद इस फॉर्मेट को अलविदा कह देंगे। फिंच को इस साल होने वाले टी20 विश्व कप के लिए कप्तान बनाया गया है। फिंच की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। सुनते हैं नीलम की रिपोर्ट। 2013 में एक दिवसीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरॉन फिंच कल एक दिवसीय क्रिकेट में अपना अंतिम मुकाबला खेलेंगे। इसके बाद क्रिकेट जगत की ये हस्ती एक दिवसीय टूर्नामेंट से हट जाएगी। हालांकि टी20 मैचों में फिंच खेलते हुए नजर आएंगे ही। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच कल तीसरा एक दिवसीय मैच फिंच का आखिरी एक दिवसीय मैच होगा। ये उनके करियर का 146वां वनडे मैच भी है। उन्होंने 54 एक दिवसीय मैचों में अब तक टीम की कप्तानी की है। फिंच ने एक दिवसीय मैचों में 17 शतक जड़े हैं। फिंच के वनडे क्रिकेट से संन्यास की वजह एक दिवसीय मैचों में उनका खराब प्रदर्शन माना जा रहा है। फिंच ने वनडे की पिछली 7 पारियों में केवल 26 रन बनाए हैं। उन्होंने इस साल खेले 13 मैचों में 169 रन ही बनाए हैं। वहीं पिछली 12 पारियों में 5 पारियों में वो शून्य पर आउट हुए हैं। फिंच अब तक खेले 145 एक दिवसीय मैचों में 39.14 की औसत से 5,401 रन बना चुके हैं। फिंच को 2018 में कप्तान स्टीव स्मिथ और उप कप्तान डेविड वार्नर के दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में बॉल टेम्परिंग में फंस जाने के बाद एक दिवसीय और टी20 की कप्तानी सौंपी गई थी। फिंच ने 2019 में इंग्लैंड में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप में टीम की कप्तानी की थी और टीम को सेमीफाइनल तक ले गए थे। नीलम मलकानिया, स्पोर्ट्स स्कैन। एक बड़ा दिग्गज खिलाड़ी कल जो है एक दिवसीय क्रिकेट के बाद नहीं दिखाई देगा। जी हाँ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दिखाई देगा। ये एक ट्रेंड सा बन गया है, क्योंकि अब धीरे धीरे देख रहे हैं कि 50 ओवर का जो मुकाबले हैं वो उतना आकर्षित नहीं कर रहे हैं प्लेयर्स को। शायद इसका कारण है कि आपको जो लीग्स खेली जा रही हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट खेली जा रही है दुनिया भर में, उसमें अच्छी पैसे मिल जाते हैं और आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना जो करियर है उसको भी थोड़ा और लंबा कर सकते हैं जब आप टी20 खेल रहे हैं, क्योंकि आपको 40 ओवर ही खेलने हैं। जी, यहाँ पे 100 ओवर की जगह। रवि, एरॉन फिंच ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास इसलिए लिया क्योंकि अगर उनके शब्दों पे हम ध्यान दें कि मैं बहुत अच्छा नहीं खेल पा रहा था, पिछली 7 पारियों में मैंने सिर्फ 26 रन किए थे। क्या ये एक संदेश जाता है उन तमाम खिलाड़ियों के लिए जो क्रिकेट में बेहतर नहीं कर रहे? मेरा नजारा जो इशारा है, अगर बात करें तो भारतीय क्रिकेट पर है। नहीं, देखिए एरॉन फिंच का ये व्यक्तिगत सोच है। मुझे लगता है कि अभी भी उनमें काफी क्रिकेट बाकी है। एक दिवसीय मुकाबलों 50 ओवर के क्रिकेट में भी वो काफी, अगर आप टी20 खेल सकते हैं तो 50 ओवर की क्रिकेट भी खेलने की क्षमता है आप में। हाँ, अपने आप को बचाकर अपने करियर को और लंबा करना चाहते हैं फिंच। इसमें हम उनके साथ कोई बहस नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जो सोच है उनकी कि आपके रन ऑफ स्कोर अच्छे नहीं थे, इस कारण से आप रिटायरमेंट ले रहे हैं, वो बात कुछ गले नहीं उतरती। जी, और अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच की। तीसरे दिन का आज मैच हुआ, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की टीम केवल 118 रन बनाकर पवेलियन लौट चुकी है। पहली पारी में हालांकि पहले 2 दिन खेल नहीं हुआ क्योंकि पहले दिन बारिश रही थी और दूसरे दिन क्वीन एलिजाबेथ के निधन के कारण मैच को रद्द कर दिया गया था। बेहतर खेल हो रहा है। पहले जो 2 टेस्ट मैच हुए दोनों टीमों के बीच वो 1-1 से बराबरी पर है। 3 दिन में दोनों मैच खत्म हो गए और ये मैच तीसरे दिन शुरू हुआ है और ये भी लगता है कि 3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ऑल आउट हो गई है ऑस्ट्रेलिया की दक्षिण अफ्रीका की टीम, और टॉप स्कोरर मार्को यानसन है जो कि 8 नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं, 30 रन बनाए उन्होंने। तो 118 पर जब एक टीम सिमट जाए तो जाहिर है कि प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाएगा टीम के ऊपर, जबकि उनके पास बॉलिंग में काफी डेप्थ है। कगिसो रबाडा हैं, एमरिक नोटिये हैं, मार्को यानसन अच्छी खासी गेंदबाजी करते हैं, खुद केशव महाराज स्पिनर हैं, तो ये वैरायटी तो है उनके पास। लेकिन इस बीच ऑली रॉबिन्सन 5 विकेट हॉल, 5 विकेट उन्होंने झटके हैं। ऑली रॉबिन्सन ने बहुत बढ़िया, और
टॉप ऑर्डर को खत्म किया है। अहम बात यह है कि टॉप ऑर्डर के विकेट्स निकाले थे 5 for 49। क्रिकेट के बाद अब हम आपको लिए चलती हैं सीधा टेनिस की दुनिया में। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज देर रात पोलैंड की ईगा स्विएटेक का मुकाबला ट्यूनीशिया की ओंस जेबुर से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची हैं। सेमीफाइनल में जेबुर ने फ्रांस की कैरोलिन गार्सिया को और ईगा स्विएटेक ने बेलारूस की आयरेना साबालेंका को पराजित किया था। वहीं पुरुष सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में कैस्पर रुड और कार्लोस अल्कराज सोमवार को आमने सामने होंगे। आज खेले जाने वाले मैच से पहले आइए सुनते हैं जागृति की रिपोर्ट। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज महिला सिंगल्स में एक नई चैंपियन का उदय होगा। खिताबी मुकाबले में पोलैंड की ईगा स्विएटेक और ट्यूनीशिया की ओंस जेबुर आमने सामने होंगी। पिछले साल ब्रिटेन की एमा राडुकानु ने महिला सिंगल्स का खिताब जीता था। 5वीं वरीयता प्राप्त जेबुर ने सेमीफाइनल में फ्रांस की कैरोलिन गार्सिया को महज 66 मिनट में पराजित कर दिया। जेबुर ने 17वीं वरीयता प्राप्त गार्सिया को 6-1, 6-3 से हराया। वे फाइनल में पहुंचने वाली उत्तरी अफ्रीका, अरब और ट्यूनीशिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। ये उनका लगातार दूसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल है। वे विंबलडन के खिताबी मुकाबले में कजाकिस्तान की एलिना रायबकिना से हार गई थीं। वहीं पोलैंड की स्विएटेक अपने तीसरे ग्रैंड स्लैम खिताब के लिए उतरेंगी। उन्होंने बेलारूस की आरियाना साबालेंका से पहला सेट 3-6 से गंवाने के बाद लगातार 2 सेट 6-1, 6-4 से जीतकर फाइनल में जगह बनाई है। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। रवि, दोनों खिलाड़ी 2 बार आमने सामने 4 बार आमने सामने हो चुके हैं और दोनों बार जो है चारों बार एक ने 2 बार भी जीता, एक ने 2 बार जीता और ये 5वां मुकाबला अब खेला जा रहा है। नहीं, अहम बात यह है कि दोनों को ही ग्रैंड स्लैम फाइनल्स खेलने का अनुभव है। जेबुर विंबलडन तक खेल चुकी हैं, तो ये दिखा रहा है कि अब ये नई पीढ़ी अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। और जब आप लगातार खिताब ना जीतें लेकिन ग्रैंड स्लैम इवेंट्स के सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंच रहे हैं, तो जाहिर है कि आप में वो प्रतिभा है कि आप टॉप रैंक खिलाड़ियों में गिनी जाएं। यदि मानसिक दबाव, एक शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी है और दूसरी 5वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी है। मुझे नहीं लगता कि जिनके पास ग्रैंड स्लैम पहले खेलने का अनुभव है वो सीडिंग्स पे ध्यान देंगे जी, क्योंकि अगर आप सीडेड प्लेयर हैं, टॉप 8 सीड्स में हैं, तो अपने दिन कोई भी किसी को हरा सकता है। अभी टेनिस में कुछ वैसा ही लेवल है। पुरुष टेनिस में वैसा नहीं कहूंगा, लेकिन महिला टेनिस में कम से कम वैसा ही लेवल है कि टॉप 8 प्लेयर्स में कोई भी किसी को भी पराजित कर सकता है। तभी महिला सिंगल्स में पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव आते जा रहे हैं। हर टूर्नामेंट पे एक नए खिलाड़ी का, एक नए खिताब का, एक नए खिताबी खिलाड़ी का उदयमान होता है। क्या पुरुष सिंगल्स में भी ये अब दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि कैस्पर रूड और कार्लोस अल्कराज जो है वो अब आमने सामने होंगे? क्या वो नडाल के, हालांकि जोकोविच नहीं खेल रहे, क्या नडाल के दिन चलेंगे? नडाल की उम्र अब ढल रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो शायद 2023 में भी गिने चुने हिट इवेंट्स खेलेंगे। अब से कहते हैं कि शरीर अब जवाब दे रहा है। अब वो फिटनेस की लेवल नहीं रही है उनकी कि वो टॉप लेवल चैलेंजर बने। इस बीच अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स में शीर्ष वरीयता प्राप्त राजीव राम और जोए सिल्सबरी की जोड़ी ने लगातार दूसरी बार अमेरिकी ओपन का खिताब जीत लिया है। वहीं पुरुष डबल्स में भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना घुटने की चोट के कारण नॉर्वे के साथ आगामी डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। भारत को इस महीने की 16 और 17 तारीख को डेविस कप में नॉर्वे के साथ खेलना था। और अब बात फीफा अंडर 17 विश्व कप की। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भारत की मेजबानी में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए आज आधिकारिक मेजबान शहर लोगो का अनावरण किया। ओडिशा विश्व कप के 3 मेजबानों में से एक है, जो 11 से 30 अक्टूबर तक ओडिशा, गोवा और महाराष्ट्र में होना है। ये भारत में होने वाली फीफा महिला प्रतियोगिता होगी और ओडिशा की मेजबानी में होने वाला पहला फीफा टूर्नामेंट होगा। वहीं भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा आगामी 36वें राष्ट्रीय खेलों में भाग नहीं लेंगे। राष्ट्रीय खेल इस साल 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक गुजरात के 6 शहरों में खेले जाएंगे। हालांकि भारतीय ओलंपिक संघ ने देश के सभी प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने को कहा है। रवि, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम खेलों पर अपनी राय साझा करने के लिए और विशेष आंकड़े हमारे श्रोताओं को बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज के इस अंक में बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर आपको बता दें, अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज ईगा स्विएटेक का मुकाबला ओंस जेबुर से होगा। एशिया कप क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में कल पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगी।
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान एरॉन फिंच ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है और भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना चोट के कारण आगामी डेविस कप टेनिस मुकाबले से हट गए हैं। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए